तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हम एक कारक पढ़ रहे थे, अजीवीय कारक या बायोटिक फैक्टर के बारे में हमारी बात हो गई थी। हमने ताप के बारे में, प्रकाश के बारे में, जल के बारे में चर्चाएं कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक मृदा को लेकर है, लिखा हुआ है मृदा। देखिए, सबसे पहली बात तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मृदा क्या होती है। तो याद रखना, मृदा की परिभाषा होती है कि जो भूमि के ऊपर, किसके ऊपर, भूमि के ऊपर जो पाई जाने वाली प्रमुख रूप से एक परत है। मृदा जो है भूमि के ऊपर पाई जाने वाली एक परत है जो भू आवरण के निर्माण का क्या करती है, कार्य करती है। इसे हम प्रमुख रूप से मृदा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। भू आवरण मतलब हमारी संपूर्ण पृथ्वी जो है वह प्रमुख रूप से एक आवरण के द्वारा ढके रहने का कार्य करती है। यही जो भूमि के ऊपर पाया जाने वाला आवरण होता है, इसको हम प्रमुख रूप से मृदा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है। इसी मृदा के अंदर अगर हम कुछ पढ़ना चालू करें तो लिखा है विभिन्न स्थानों में मृदा की प्राकृतिक और गुण भिन्न भिन्न रहने का कार्य करते हैं। हर एक स्थान पर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो मृदा है उसकी प्रकृति भी अलग अलग है। अब जैसे प्रकृति के बारे में बात करें कि मृदा की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, तो मृदा की जो प्रकृति है वह प्रमुख रूप से कम 3 प्रकार की तो है, और फिर बाद में और भी बढ़ जाती है। अगर उसके ऊपर कुछ विशेष कंडीशंस को लगा दिया जाए तो बढ़ती भी है। लेकिन जैसे हम देखते हैं, अम्लीय मृदाएं होती हैं, क्षारीय मृदाएं होती हैं, लवणीय मृदाएं होती हैं। प्रकृति के आधार पर मृदा 3 प्रकार की है, जिसको हम अम्लीय मृदा कहते हैं, क्षारीय मृदा कहते हैं, और प्रमुख रूप से लवणीय मृदा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी के अंदर जो मृदाएं हैं वो एक जैसी नहीं है। कहीं पर अम्लीय मृदाएं हैं, कहीं पर क्षारीय मृदाएं हैं, कहीं पर लवणीय मृदाएं हैं। हर जगह पर मृदाएं कैसी हैं, अलग अलग। यहां तक कि अगर हम एक ही खेत के बारे में बात करें तो एक ही खेत में समान मृदाएं उपस्थित रहने का कार्य नहीं करती। खेत के कई कोने होते हैं, कई स्थान होते हैं जहां पर मृदा का पीएच बदल जाता है, मृदा का ताप बदल जाता है, मृदा का संगठन परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मृदा की प्रकृति भी बदलती है और मृदा के गुण में जैसे अभी हमने आपको बताया कि मृदा पीएच अलग अलग हो सकता है एक ही खेत के अंदर। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा अलग अलग हो सकती है। मृदा के अंदर जल के धारण करने की क्षमता अलग अलग रहने का कार्य कर सकती है। मृदा के अंदर वायु की मात्रा अलग अलग रहने का कार्य कर सकती है। तो प्रकृति भी अलग अलग होती है मृदा की, और उसके कई गुण भी अलग अलग उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर इसके आगे लिखा है कि यह जलवायु अपक्षय प्रक्रम, ब्रैकेट में लिखा है विदरिंग प्रोसेस, क्या यह वाहित या अवसादी, सेडिमेंट्री तथा इसका विकास कैसे हुआ। अब देखो कितने अलग तरीके से इस लाइन को लिखा गया है। यह जलवायु अपक्षय प्रक्रम है। अब यहां पे एक बात याद रखना कि जैसे यहां पे हम एक वर्ड देखने का काम करें कि यहां पे एक वर्ड आया है अपक्षय, जलवायु अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है जब कोई पाया जाने वाला पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का क्या करे, कार्य करे, उसका अपरदन हो जाए या प्रमुख रूप से वो उस जगह से हटने का कार्य कर जाए। ये जो पाई जाने वाली क्रिया है इसको हम प्रमुख रूप से अवक्षय की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कि जलवायु के कारण होता है। जैसे ताप के कारण चट्टान टूट गई और टूटी हुई चट्टान जो है वह प्रमुख रूप से नीचे की ओर गिरने का कार्य करेगी। जब वो टूटी हुई चट्टान नीचे की ओर गिरेगी तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो मृदा है उसके निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से अवक्षय वायु के द्वारा भी होता है, अवक्षय जल के द्वारा भी होने का कार्य करता है, अवक्षय जीव जंतुओं के द्वारा भी होता है। अवक्षय मतलब क्या होता है, प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी पदार्थ का या मृदा के कणों का टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को विदरिंग की क्रिया या प्रमुख रूप से अवक्षय की क्रिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है। अब यहां पे आता है क्या यह वाहित मतलब होता है, वाहित मृदाएं किन्हें कहते हैं। जैसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वाहित मृदाएं किन्हें कहते हैं। वाहित मतलब होता है ऐसी पाई जाने वाली मृदाएं जो जल के द्वारा, विशेष तौर पे याद रखना कंडीशन को, ऐसी पाई जाने वाली मृदाएं जो जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करती हैं। इन पाई जाने वाली मृदाओं को वाहित मृदा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला वर्ड आता है या अवसादी। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री। अवसादी किन्हें कहते हैं, देखिए ये वर्ड सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। वाहित हो गया, इसी प्रकार से अवसादी हो गया, इसी प्रकार से विदरिंग हो गया। अवसादी मृदाएं किन्हें कहते हैं, अवसादी मतलब होता है चट्टानों के टूटने से
बनने वाली प्रमुख रूप से जो मृदाएं होती हैं, जो चट्टानों के समीप ही उपस्थित रहने का कार्य करती हैं, इस प्रकार की मृदाओं को अवसादी मृदा या सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री सॉइल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको बताया कि सबसे पहली परिभाषा हमने मृदा की ली। मृदा की परिभाषाओं में आपने लिखा मृदा किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया कि मृदा जो है वह प्रमुख रूप से पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली एक सतह है जो भू आवरण के निर्माण का क्या करती है, कार्य करती है। इसे हम मृदा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद यहां पे आता है कि मृदा बनती कैसे है, तो आपको बता दें कि जलवायुवीय रूप से जब विदरिंग होती है, मतलब चट्टान टूटती है, चट्टान टूटने के बाद प्रमुख रूप से छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित हो गई। छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रमुख रूप से ये जो मृदा है, ये जल के द्वारा छोटे छोटे कण बहेंगे, एक दूसरे में रगड़ेंगे और मृदा के निर्माण का क्या कर लिया जाएगा, कार्य। तो यहां पे वर्ड आता है अपक्षय प्रक्रम। अपक्षय का मतलब हमने आपको बताया, अपक्षय मतलब टूट जाना, एक किसी पदार्थ का टूटना। जब पाई जाने वाली चट्टानें टूटने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं, तो इस क्रिया को अपक्षय की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और यही पाए जाने वाले कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इस क्रिया को विदरिंग की क्रिया के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहां से कॉमा के बाद एक क्वेश्चन आ गया, क्या यह वाहित या अवसादी होती है? यस, मृदाएं वाहित भी होती हैं और अवसादी भी होती हैं। वाहित मृदा किन्हें कहते हैं, मैंने आपको बताया, ऐसी पाई जाने वाली मृदाएं जो जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की मृदाओं को वाहित मृदा के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। इसके बाद आता है अवसादी। अवसादी का मतलब ऐसी पाई जाने वाली मृदाएं जो चट्टानों के टूटने से बनती हैं और चट्टानों के समीप ही उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की मृदाओं को अवसादी मृदा या सेडिमेंट्री सॉइल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मन में आता है कि इसका विकास कैसे हुआ, तो आता है कि भाई मृदा बनी कैसे है। ठीक है, अब इसी के आगे पढ़े। इन सब बातों पर निर्भर है मृदा की विभिन्न विशेषताएं, जैसे कि मृदा संगठक। अब कोई मृदा बनी कैसे है, जैसे चट्टानों के द्वारा बनी होगी तो उसमें खनिज पदार्थ की मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होगी। मान लीजिए किसी पदार्थ के सड़ने के कारण, जीव जंतुओं के सड़ने के कारण मृदा के निर्माण का कार्य किया गया, तो वहां पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक रहने का कार्य करेगी। तो यहाँ पे ये जरूरी है जानना कि मृदा एक्चुअल में बनी कैसे है। जिस हिसाब से या जिसके द्वारा मृदा का निर्माण किया गया होगा, उसी के प्रकार से पाए जाने वाले मृदा के संगठन भी होंगे और कणों का आकार भी उपस्थित रहने का क्या करेगा, कार्य करेगा। अब यहां से बात आती है कि अगर हम एक वर्ड उठाएं, मृदा का संगठक, मृदा संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है उसमें क्या क्या चीजें उपस्थित है। अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से बात आती है कि हमारी पाई जाने वाली मृदाओं में क्या क्या उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हम आपको नॉलेज के लिए एक छोटी सी बात समझा देते हैं, समझिएगा सभी ध्यान से। ठीक है, समझिएगा। जो हमारी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मृदा के हम संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? मृदा के संगठन के बारे में। मृदा में पाई जाने वाले संगठन के आधार पर देखें तो चार चीजें उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। सबसे पहली बात, मृदा में पाया जाने वाला जल। फिर आता है मृदा में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वायु। फिर इसके बाद आता है खनिज पदार्थ की मात्रा। ठीक, और अगला जो कारण आता है, जैसे मृदा जल हो गया, मृदा वायु हो गई, मृदा में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हो गए। तो ये इनमें से चार चीजें हैं, जैसे मृदा में पाए जाने वाला जल, मृदा में पाई जाने वाली वायु, खनिज पदार्थ। और इसके अलावा भी मृदा में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो कण उपस्थित हैं, ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं तो प्रमुख रूप से मृदा के संगठन के निर्माण का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ये मृदा का संगठन है। तो ये डिपेंड करता है कि मृदा में कण की जगह पे अगर हम इसको एक वर्ड में कण ना लिख के मृदा का ताप लिखें, ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो चार चीजें मृदा के संगठन के निर्माण का कार्य करती हैं। मृदा का जल, मृदा की वायु, खनिज पदार्थ और मृदा का ताप। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मृदा के संगठन के अंतर्गत आने का क्या करते हैं, कार्य। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस बात पर, कि मृदा का निर्माण एक्चुअल में हुआ कैसे है। इस बात पर ये निर्भर रहने का क्या करेंगी, कार्य करेंगी। इसके बाद कण का साइज, ये भी डिपेंड करता है कि प्रमुख रूप से जो पाया जाने वाला हमारा कण है, वो कण उसका आकार कैसा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि मृदा बनी कैसे है। याद रखना इस चीज को। अगर जैसे चट्टानों के द्वारा मृदा बनी होगी तो उसका कण का आकार बहुत, मतलब प्रमुख रूप से आकार में बड़े रहेंगे।
और मृदा अगर जल के द्वारा प्रमुख रूप से बहा के लाई गई है तो मृदा के कणों का आकार बहुत छोटा होने का कार्य करेगा। यदि मृदा जंगलों में उपस्थित है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने के कारण बनी है तो मृदा, सीधी सी बात है, उसमें कण और ज्यादा बारीक होने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो मृदा का संगठन, कणों का आकार, ये डिपेंड करता है कि मृदा बनी कैसे है। फिर इसके बाद आता है और पुंजन। पुंजन मतलब क्या होता है, पुंज। पुंज मतलब समूह। मृदा में कौन कौन सी चीजों का समूह आपस में मिलकर बना है, ये सब बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि मृदा का निर्माण हुआ कैसे है। ठीक है। फिर इसके बाद है मृदा के आगे लिखी लाइन, पुंजन मृदा के अंतःस्रावण तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करती है। अंतःस्रावण या परकोलेशन, यहाँ पे डेफिनेशन बन सकती है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं, परकोलेशन या अंतःस्रावण की क्रिया किसे कहते हैं, तो अंतःस्रावण या परकुलेशन की परिभाषा केवल इतनी सी है, वह क्रिया जिसके द्वारा प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मृदा की सतह के ऊपर उपस्थित जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ हैं, जब यह जल के साथ मिलकर मृदा की निचली सतहों में प्रवेश करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस क्रिया को अंतःस्रावण की क्रिया के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अंतःस्रावण क्या बोला मैंने आपसे बोला अंतःस्रावण में वह क्रिया जिसमें मृदा की सतह पर पाए जाने वाले कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मृदा की निचली सतहों में जल के द्वारा प्रवेश करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को अंतःस्रावण की क्रिया के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखा है तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। मतलब जलधारण का मतलब होता है मृदा के द्वारा जल को धारण करने की या एकत्रित करने की जो क्षमता होती है, इसको जल धारण क्षमता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि मृदा के अंदर या उसका निर्माण कहाँ हुआ, जिसके द्वारा मृदा का निर्माण किया गया होगा, जिस पदार्थ के द्वारा, उसी हिसाब से ये गुण उपस्थित रहने का क्या करेंगे, कार्य। जैसे मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किन मृदाओं की होती है, तो आप कहेंगे सर काली मृदाओं की जो जल धारण क्षमता होती है सबसे ज्यादा होती है। मैं आपसे पूछूं सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है, तो आप कहेंगे सर बलुई मृदाएं जो होती हैं उनकी जल धारण क्षमता का मान सबसे कम रहने का कार्य करता है। फिर मैं आपसे पूछूं पौधों के लिए आवश्यक मृदा कौन सी है, तो पौधों के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है दोमट मृदा। कौन सी मृदा, दोमट मृदा। दोमट मृदा जो होती है वो पौधों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कण भी उपस्थित होते हैं और पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जिसको प्रमुख रूप से हमारे पौधे ग्रहण करने का क्या कर सकते हैं, कार्य। सबसे अच्छी मृदा के बारे में बात याद रखना, एनसीईआरटी में इस पॉइंट को मेंशन किया जाता है या कई बार इस चीज को बताया जाता है कि सबसे अच्छी मृदाएं कौन सी होती है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है दोमट मृदा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो लिखा है इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच, खनिज संगठन, स्थलाकृति जैसे प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। आप देखना ये जो सब चीजें हैं, जैसे मृदा में प्रमुख रूप से उसका निर्माण कैसे हुआ, वाहित मृदा है कि अवसादी मृदा है, उसका संगठन क्या है, उसके कणों का आकार क्या है, मृदा में कौन कौन सी चीजें उपस्थित हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाली हमारे उसमें किस प्रकार के पौधे उगने का कार्य करेंगे। तो इन सब में आता है कि मृदा की विशेषताओं में, देखिए मृदा की विशेषताओं में यहां से हम मेंशन करेंगे पॉइंट को, मृदा की विशेषताएं क्या क्या है। तो मृदा की विशेषताओं में मृदा का पीएच मान आता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है माइंड में कि सबसे अच्छी पाई जाने वाली जो पौधे हैं वो किन मृदाओं में उगने का कार्य करते हैं। याद रखना पौधों के लिए सबसे अच्छा पीएच मान जो होता है वह प्रमुख रूप से क्षारीय माना जाता है। क्षारीय प्रकृति की मृदाओं में पौधे सबसे अच्छे से उगने का कार्य करते हैं। अम्लीय मृदाओं में पौधे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से उगने का कार्य नहीं कर पाते। तो क्षारीय मृदाओं में सबसे अच्छे तरीके से पेड़ पौधे उगने का कार्य करेंगे। ठीक है। इसके बाद खनिज संगठन, मृदा में खनिज पदार्थ का मतलब है दो प्रकार के पदार्थ, एक है कार्बनिक, एक है अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ के बारे में बात करें तो कार्बनिक पदार्थ का मतलब ऐसे पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित रहने का कार्य करता है। इन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे सेल्यूलोस, एक पत्ती टूटी और मृदा के अंदर आके प्रमुख रूप से मिल गई। अब उस पत्ती में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, फैट भी है, सेलुलोज भी है, सब कुछ है। तो वो मृदा में कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की मात्रा को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ये हमें पता है। इसी प्रकार से अगली चीज पे अगर हम आए तो अगली चीज आती है खनिज संगठन के बाद जो टोपोग्राफ। टोपोग्राफ मतलब होता है मृदा का आकार।
मृदा कैसी किस आकार की है, बड़े कणों से बनी है, छोटे कणों से बनी है, किस प्रकार से उसका, यानी मृदा का जो पाया जाने वाला आकार होता है उसको हम टोपोग्राफ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर इसका लिखा है जैसे प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति के निर्धारण का कार्य करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं, मृदा का पीएच, मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा, मृदा में पाए जाने वाला टोपोग्राफ मतलब मृदा का आकार, ये सब निर्भर करता है कि उस जगह पर किस प्रकार की वनस्पति उगने का क्या करेगी, कार्य करेगी। इसके बाद लिखा है, इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। अब देखो, पौधे के ऊपर कौन डिपेंड है, पौधे के ऊपर पेड़ पौधे के ऊपर हमारे जंतु डिपेंड है। भाई किसी भी स्थान पे जिस हिसाब की वनस्पति होगी उसी हिसाब से जीव रहेंगे। अब आप कहेंगे सर इसको आप हमें एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा जीव कहां पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जीव जो है वो वनीय पारितंत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा जीव उपस्थित होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे सर क्योंकि वहां पे पर्याप्त मात्रा में जलवायु जो है वो अनुकूल रहती है जीवों के। मैं कहूंगा कैसे रहती है अनुकूल, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर वहां पे पेड़ पौधों को उगने के लिए कार्बनिक पदार्थ हैं, पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में उग रहे हैं। जब पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में उगेंगे तो भोज्य पदार्थ की उपलब्धता भी उस स्थान पर रहेगी। जब भोज्य पदार्थ की उपलब्धता रहेगी, भोजन की कमी नहीं होगी, आवास की कमी नहीं होगी, क्लाइमेट एकदम अच्छा है, तो सबसे ज्यादा जीव बन के पारितंत्र में। फिर उसके बाद मैं कहूँ सबसे कम जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर मरुस्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत सबसे कम जीव होते हैं। मैं कहूंगा क्यों, आप कहेंगे सर वहां पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रमुख रूप से संख्या में कम होते हैं। मैं कहूंगा क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे सर वहां पे रेतीली मृदा पाई जाती है, ताप का मान बहुत अधिक होता है, जल धारण करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए पेड़ पौधे उगने का कार्य नहीं करते। पेड़ पौधे नहीं होते, भोजन की कमी होती है, भोजन की कमी होने के कारण के साथ साथ वहां पे आवास भी नहीं होता, इसीलिए प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जीव मरुस्थलीय वातावरण में रहने का कार्य नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मृदा के ऊपर। मृदा अगर अच्छी होगी तो वहां पेड़ पौधे भी अच्छे होंगे, पेड़ पौधे वहां पे अच्छे होंगे तो वहां पे जीव जंतु भी निवास करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। फिर इसके बाद आता है इसी प्रकार जलीय पर्यावरण अवसादी विशेषता प्राय वहां पनपने वाले नितलस्थ प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जलीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण का मतलब हमें समझ में आता है कि जो ऐसा पाया जाने वाला पर्यावरण जिसका मुख्य यानी कारक जो है वो जल को माना जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में जल उपस्थित होगा, तो ऐसे पाए जाने वाले पर्यावरण को जलीय पर्यावरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर इसके बाद आता है अवसादी। अवसादी मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि चट्टान के टूटने के कारण जो प्रमुख कृषि मृदाएं बनती है उनको अवसादी मृदाएं कहते हैं। प्राय वहां पनपने वाली नितलस्थ, अब देखो यहाँ पे भैया अगला वर्ड निकल के आया नितलस्थ। नितलस्थ का मतलब क्या होता है, नितलस्थ का मतलब नी मतलब होता है नीचे, तल का मतलब तल पर स्थित जीव। नितलस्थ की परिभाषा बन गई ऐसे पाए जाने वाले जीव जो जल की निचली सतहों पर उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवों को नितलस्थ जीवों के नाम से जाना जाता है। यानी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां पे कैसी वनस्पति है। वनस्पति डिपेंड करती है मृदा पे। अब मृदा बहुत अच्छी है तो वनस्पति भी बहुत अच्छी होगी, वनस्पति होगी तो 100% वहां पर जीव भी अच्छी मात्रा में रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। यानी मृदा जीव जंतुओं को भी प्रभावित करती है, मृदा पाए जाने वाले पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती है। फिर यहाँ पे दिमाग में आता है कैसे प्रभावित करती है, तो मृदा का पीएच मान, मृदा का संगठन, कणों का आकार, मृदा की पाई जाने वाली प्रमुख रूप से संरचना या आकृति, ये सब प्रमुख रूप से मृदा को प्रभावित करने का क्या करेंगी, कार्य करेंगी। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक में हम सारी छोटी छोटी चीजों को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको पूरा पैराग्राफ का एक आउटलेट बताया, अब इसके बाद हम छोटे छोटे पॉइंट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली परिभाषाओं में आ जाएगा अपक्षय की क्रिया किसे कहते हैं। तो अपक्षय का मतलब होता है वही क्रिया जिसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चट्टान के जो कण हैं वह टूटकर प्रमुख रूप से मृदाओं के निर्माण का कार्य करते हैं। इस क्रिया को अपक्षय की क्रिया के नाम से जानते हैं। वितरिंग मतलब भी टूटना होता है। ठीक है, इसको याद रखना। मृदा अवक्षय, अक्षय का मतलब टूटकर मृदा के कण जो हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए, या चट्टानों के कण टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए। अब आप कहेंगे सर इसकी एक परफेक्टली डेफिनेशन बता दीजिए। तो अक्षय की क्रिया का मतलब हुआ वही क्रिया जिसमें किसी बाह्य कारक के द्वारा जैसे जल, वायु आदि के माध्यम से
पाए जाने वाले मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को अपक्षय की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद आप कहेंगे सर विदरिंग की परिभाषा क्या होगी? तो विदरिंग की परिभाषा में वह क्रिया जिसमें चट्टान टूटकर मृदा के कणों के निर्माण का कार्य करती है, इस क्रिया को विदरिंग की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर इसके बाद आप कहेंगे मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मैं कहूंगा दो तरीके से। एक होता है वाहित, वाहित मतलब बहकर, जल के द्वारा बहकर। एक होता है अवसादी, अवसादी मतलब चट्टानों के टूटने पर। तो यहाँ पे अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए वाहित मृदाएं किन्हें कहते हैं, तो आप बना सकते हैं ऐसी पाई जाने वाली मृदाएं जिनमें मृदा के कण जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की मृदाओं को वाहित मृदा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद अगला आता है अवसादी। अवसादी मतलब क्या होता है? ऐसी पाई जाने वाली मृदाएं जिनका निर्माण चट्टानों के टूटने पर होता है तथा ये चट्टानों के समीप उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की मृदाओं को अवसादी मृदाओं के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है कि मृदा की विशेषताएं बताओ। मृदा में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो विशेषताओं में हमने आपको बताया कि मृदा में पाई जाने वाली विशेषताओं में संगठक, संगठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन 4 वर्ड्स को याद रखना है। मृदा का संगठन क्या होता है? तो मृदा का संगठन 4 चीजों से बनता है। मृदा में पाए जाने वाला जल, मृदा में पाई जाने वाली वायु, मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ एवं मृदा का पाए जाने वाला ताप। ये मृदा के संगठन के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद कण साइज का मतलब क्या है? कण साइज का मतलब कि मृदा में जो पाए जाने वाले कणों का आकार है वह किस प्रकार का है, उससे हम प्रमुख से मृदा के कण के आकार के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। बड़े कण हैं, छोटे कण हैं, यानी और बारीक कण हैं, ये कण के साइज कहलाएंगे। इसके बाद अंतःस्रावण परकुलेशन की क्रिया के बारे में अगर बात करें तो परकुलेशन की क्रिया के बारे में भी आप बहुत अच्छे से याद रखना। परकुलेशन की क्रिया क्या कहलाती है? वही क्रिया जिसमें मृदा की सतह पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ या खनिज पदार्थ जल के साथ मिलकर मृदा की निचली सतहों में प्रवेश करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को अंतःस्रावण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आपसे आएगा जल धारण क्षमता किसे कहते हैं? तो जल धारण क्षमता का मतलब हुआ वह क्रिया जिसमें मृदा जल की अधिकांश मात्रा को प्रमुख रूप से एकत्रित करके रखने का कार्य करती है। इस क्रिया को जल धारण क्षमता के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। फिर यहाँ पे आता है मृदा की विशेषताएं बताओ। तो मृदा की विशेषताओं में मृदा का पीएच मान हमने आपको यहाँ पे बताया। सबसे अच्छी मृदा जो होती है पौधों के लिए कौन सी होती है? दोमट मृदा। और सबसे अच्छा पीएच मान माना जाता है क्षारीय का। इसके बाद आता है खनिज संगठन। खनिज संगठन का मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो मृदा में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। फिर इसके बाद अगला वर्ड बनता है टोपोग्राफ। टोपोग्राफ का मतलब होता है मृदा के पाए जाने वाले आकार, मृदा के कणों का आकार या मृदा का आकार जो होता है उसको टोपोग्राफ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद आपका अगला जो परिभाषा बन सकती है वो बन सकती है नितलस्थ की। नितलस्थ का मतलब क्या होता है? ऐसे पाए जाने वाले जीव जो जल की निचली सतहों पर उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवों को नितलस्थ प्राणियों के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा अगला कारक हो गया मृदा, जिसके बारे में ये संपूर्ण चर्चाएं हो चुकी है। ठीक है, तो अब अगली बार हम जब नया वीडियो बनाएंगे या नए वीडियो पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास हेडिंग लिखी है अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। यानी हमारे जो पाए जाने वाले जीव या पेड़ पौधे हैं वो इन कारकों के प्रति क्या अनुक्रिया, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं उनके, इन सब के बारे में हमें बात फिर आगे करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप इससे प्रॉफिट ले पाएंगे ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। और जो भी दिक्कत या समस्या आए तो वो सारी क्वेश्चन आप मुझसे एक बार फिर से पूछें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।